नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी की एक नई सीरीज, जिसके अंदर आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये देखिए, एक होती है इकोनॉमिक्स और एक होती है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश का एक वर्ड है, जिसको लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से। ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से इकोनॉमिक्स को लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा वर्ड? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओकोनोमिया। OKONOMIA। ओकोनोमिया एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, उससे इकोनॉमिक्स को लिया गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के यानी कि इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता थे ना, वो थे एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम समझते हैं हमें इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स है, हमें एक ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करवाता है। इकोनॉमिक्स हमें एक ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करवाता है जिसमें जो इंसान है, जो मनुष्य है ना, अपनी लिमिटेड सोर्स से अपनी वेल्थ का, अपने पैसे का इस प्रकार विभाजन करता है कि उसकी जितनी भी अनलिमिटेड डिजायर्स है, यानी कि जो मनुष्य है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। इस तरह नहीं है कि सिर्फ एक इच्छा होती है। ठीक है, उनकी मतलब किसी को ये चाहिए कि बंगला गाड़ी हो, किसी को ये होता है कि बड़ी जॉब हो, किसी को ये होता है कि हम फॉरेन ट्रिप पे जाएं, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ इच्छाएं होती है। तो वो अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपने लिमिटेड सोर्स से कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो और क्या होता है ना, जो इंसान होता है ना, जो वेस्ट स्तर से यानी कि माइक्रो लेवल से माइक्रो लेवल से मैक्रो तक अपनी सभी इच्छाओं को वो पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, आई बात समझ आपको? अच्छा, और क्या होता है आगे? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपने समझी होगी। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखिए, इकोनॉमी को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अर्थ और एक होता है व्यवस्था। ठीक है, जो अर्थ है ना, इसका मतलब होता है मनी, और व्यवस्था का मतलब होता है एक स्टेब्लिश्ड फंक्शनलिटी, यानी कि स्थापित कार्य प्रणाली। ठीक है, जो इकोनॉमी है ना, वो इसी इकोनॉमिक्स का ही एक प्रैक्टिकल रूप है, कहूँ तो एक प्रैक्टिकल रूप है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हम क्या देखते हैं? इकोनॉमी के अंदर यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजप्शन, ये इकोनॉमी में हम देखते हैं। इकोनॉमी का जो संबंध होता है ना, वो किसी भी कंट्री की या किसी मार्केट की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होता है। ठीक है, किसी भी सोसाइटी के अंदर हर इंसान को क्या चाहिए? हर इंसान को फूड, क्लॉथ, ठीक है, फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, और सड़क हो गई, डाक सेवा हो गई, शिक्षा हो गई, इस तरह की हर चीज़ें चाहिए। ठीक है, और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संस्थागत एक प्रणाली होती है ना, उसको ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इन ज़रूरतों को जो पूरा करता है, जो एक प्रणाली जिस हिसाब से, जिस इस्टेब्लिश्ड फंक्शनलिटी से ये जो ज़रूरतें पूरी होती है, उन्हीं को अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये ज़रूरतें पूरा होती है उसको तो इकोनॉमी कहा जाता है, जिस प्रणाली से। ठीक है, और इसको पढ़ने में, यानी कि इसको सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ने में जो चीज़ होती है, यानी कि पढ़ने वाले शास्त्र को, इस विषयों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
ठीक है। और आगे आते हैं हम इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाइफ में अलग अलग प्रकार के कार्य करता रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया करता है, हम समझते हैं आगे। ये देखिए, इंसान दो प्रकार के कार्य करता है, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो आते हैं जो व्यक्ति मतलब सिर्फ धन कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है, वैसे तो उनके कार्य सोशल भी कहे जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर का हो गया। ठीक है, सोशल तो नहीं पर होता है वो पैसे के लिए ही, परंतु वो अपने पेशेंट की जान बचाते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, टीचर मतलब पैसे लेते हैं वो, पर उनका कार्य बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने का भी होता है। ठीक है, तो और बिजनेसमैन हो गया, उसका लगभग पैसा कमाना ही होता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अंदर वो आते हैं कि पैसा तो आएगा, जो कार्य करेंगे पैसा तो आएगा, पर उनका एम है ना, जो उनका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर आती है जैसे कि सोशल वर्क हो गए। ठीक है, कोई धार्मिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, आपने समझा होगा इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिफरेंस आपने समझ लिया इसका, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये है क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको वर्गीकरण किया जाता है इकोनॉमिक्स को, यानी कि अर्थशास्त्र को दो टाइप्स में, दो प्रकार में वर्गीकरण किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो होता है भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ले चलता हूँ आपको मैं। ये देखिए, हम समझ रहे हैं अब माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, मैक्रो की नहीं कर रहे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ओके, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी एक चीज़ का अध्ययन, एक चीज़ की स्टडी की जा सकती है। जैसे कि एक कंज्यूमर हो गया, ठीक है, कोई एक मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर कोई मतलब एक इंडस्ट्री हो गई, या एक कहूँ तो कुछ भी लगा लीजिए, या प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक प्रोडक्ट हो गया, एक मार्केट, यानी कि एक चीज़ की स्टडी की जा सकती है कि उनके कार्य कैसे होंगे, उनकी पॉलिसीज़ क्या बनेंगी। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई पर कार्य होता है ज़्यादातर। डिमांड यानी कि मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इस पे और प्राइजिंग पे, कि जो बाजार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइजिंग। ठीक है, इस प्राइजिंग का निर्धारण, यानी कि प्राइस का निर्धारण, जो बाजार के अंदर जो वस्तु यानी कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद है उसकी क्या प्राइस होगा। आगे हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वाइटल कंपोनेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं वो देखते हैं हम। ये देखिए तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं। एक होता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, एक प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, एक प्राइस थ्योरी, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये स्टडी की जाती है कि किस प्रकार कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को इस प्रकार यूज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट ले सके। ठीक है, और जो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत जो सेकंड है, जो इसके अंदर ये स्टडी की जाती है कि कोई उत्पादक है वो कैसे ये डिसाइड करे कि उसे किस वस्तु का, किस प्रोडक्ट का कितना मैन्युफैक्चर करना है, और ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी प्रोडक्ट है, उनकी कीमत का यानी कि उनकी प्राइस का निर्धारण किया जाता है, यानी कि उनकी प्राइजिंग की जाती है।
ठीक है, ये होते हैं वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम क्या आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? देखिए, इसको लार्ज इकोनॉमिक्स भी कहते हैं भाई। ठीक है, लार्ज इकोनॉमिक्स यानी कि वृद्ध अर्थशास्त्र, हिंदी में कहूँ तो वृद्ध अर्थशास्त्र भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों का स्टडी की जाती है, जैसे कि पूरी कंट्री की ले लो, पूरी कंट्री की या पूरे स्टेट की, इस तरह की चीज़ की, सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती, इसके अंदर पूरे कंट्री की होती है। लगा लो आप, जैसे कि नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो गवर्नमेंट बजट हो गया, ठीक है, जो बजट पेश होता है ना सरकार के द्वारा, वो हो गया। ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया पूरे कंट्री का, ठीक है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, ठीक है, जीडीपी वगैरह। ओके, और इसके अंदर जैसे कि पॉवर्टी हो गया, यानी कि गरीबी। ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि बेरोजगारी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। इसके भी कुछ घटक है, इसके भी इम्पोर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं अभी। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, इसके अंदर आप 3-4 लिखे हुए हैं। एक तो है जिसकी फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, किस प्रकार की पॉलिसीज बनेगी। ओके, और गवर्नमेंट बजट, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके, और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क होता है, परंतु वहाँ पे सिर्फ एक मार्केट का ही होता है, एक मार्केट की, सिर्फ एक चीज़ की। यहाँ पे पूरे कंट्री लेवल की बात हो रही है, ठीक है ना, कंट्री लेवल की बात हो रही है। तो चलिए, अब हम बस लास्ट में एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। सबसे पहले मैं माइक्रो की बात कर लेता हूँ, इधर मैं मैक्रो की बात कर लेता हूँ, माइक्रो की बात कर लेता हूँ और मैक्रो की बात कर लेता हूँ। तो माइक्रो लेवल के अंदर क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये मान्यता होती है कि जो मैक्रो वेरिएबल हैं, जो मैक्रो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? वो कांस्टेंट रहेंगे, और इसलिए यानी कि समष्टि चर स्थिर रहेंगे। हिंदी में कहूँ तो समष्टि चर स्थिर रहेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझिए आप। मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, और रहते हैं, मतलब माइक्रो लेवल के अंदर, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये मान्यता होती है कि जो मैक्रो वेरिएबल है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए जब हम किसी भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की प्राइजिंग निर्धारित करते हैं, तो प्राइजिंग निर्धारण करने की स्टडी करते हैं कि तब हम यह मानते हैं कि जो जनरल प्राइजिंग है, जो जनरल प्राइजिंग लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये मान्यता होती है कि जो मैक्रो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। इसलिए जब हम किसी भी मार्केट में जो प्राइजिंग की हम स्टडी करते हैं तो यह मानते हैं स्टूडेंट्स कि जो जनरल प्राइजिंग है ना, वो हमें जो जनरल प्राइजिंग है उसकी लेवल हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस यही डिफरेंस होता है कि जो इसके अंदर ये मान्यता होती है कि जो माइक्रो वेरिएबल है उसमें मैक्रो, और इसमें माइक्रो वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी का अध्ययन करते हैं, जीडीपी की स्टडी करते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तब ये मानते हैं कि जो जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। और हम इसी के लेक्चर के सेकंड पार्ट में, आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर वो सब होते हैं, और क्लासिफिकेशन करेंगे हम इकोनॉमी का। इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे इकोनॉमी से रिलेटेड हुआ करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे हम इकोनॉमी का। अभी इसमें इकोनॉमिक्स क्या किया है, उसमें इकोनॉमी का, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो सब चीज़ें आती है। ओके, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।